राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स ऑफ टीचिंग। टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो हम सबसे पहले करेंगे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल इन 1972, ही सेड teaching model is a pattern or plan which can be used to shape a curriculum or course, to select instructional materials and to guide a teacher's action। हम टीचिंग में मॉडल्स को क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम एक पैटर्न, एक प्लान डिसाइड कर सके अपने कोर्स के लिए। हमें क्या क्या मटेरियल सेलेक्ट करना होता है, हमें कौन कौन सी बुक्स चाहिए होती है, हमने अगर किसी कोर्स पे फोकस करना है तो क्या हमारा मटेरियल रहेगा उसको अप्लाई करने के लिए, और हमारे जो टीचर्स के एक्शंस हैं उनको हम गाइड कर सके, उनको समझ सके, उनको सीख सके। एज ए टीचर्स एक्शन को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सके। तो इसलिए हम टीचिंग मॉडल्स को पढ़ते हैं, ताकि हम एक पैटर्न, एक प्लानिंग कर सके कि हमारे स्ट्रक्चर और कोर्स को हमें कैसे शेप करना है, किन किन मटेरियल्स का यूज़ करना है, हम कैसे अपनी क्लास में जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा बेस्ट होना चाहिए, वो कंटेंट हमारा रेलिवेंट होना चाहिए उस चीज़ से रिलेटेड जिसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड हम लेक्चर देने वाले हैं। मॉडल में हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही मॉडल डिस्कस करूंगी, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फर्स्ट मॉडल हमारा रहेगा कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जिसे हम CAM के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, ए टीचर स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय Berner designed to help students understand and identify concepts through comparison, analysis and classification। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में हमें जो बताया गया है, इसमें ही बोलता है कि बर्नर ने अपने मॉडल को इस तरीके से टीचिंग स्ट्रेटजीज़ के थ्रू डेवलप किया है ताकि ये स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके समझने में, आइडेंटिफाई करने में, कंसेप्ट्स का कंपैरिजन के करने में, उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या डिफरेंस है उनके बीच में, ये फाइंड आउट करने के लिए, और ताकि वो एक कंसेप्ट को, एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को एनालाइज कर सके, खुद से अपनी कमियों को सुधार सके, अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर सके, उनको क्लासीफाई कर सके, आगे फर्दर उनके डिविजन्स कर सके, सब पार्ट्स में डिवाइड कर सके। उसके बाद इसके सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ ए कॉग्निटिव मॉडल दैट फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी एंड एनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉग्निटिव डोमेन में हमने पढ़ा था कि इसमें ना जो इसका जो नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सारा का सारा फोकस इसका स्ट्रक्चर पे होता है, इंक्वायरीज पे होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है इसमें, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन मस्ट होता है, उसमें एक्टिव एनर्जी होती है, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों में, तो इसलिए यहाँ पे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ होता है। द कंसेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न ए कंसेप्ट इज बाय सीइंग एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि इसको हम समझने के लिए ना मोस्टली इसके एग्जांपल्स को रीड आउट करते हैं। जैसे हमें कई बार कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे होते हैं, अगर हम उनको एक स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तो वो हमारा बिल्कुल वैसे वाला क्लियर हो जाता है कि सारा ऊपर ऊपर से क्लियर हो गया। लेकिन वहीं अगर उस चीज़ को हम अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो कंसेप्ट अटेनमेंट की स्ट्रेटजी बोलती है कि इसका बेस्ट वे है किसी कंसेप्ट को सीखने का, समझने का, उसके एग्जाम्पल्स को देख के। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसी भी टॉपिक में ये देखते हैं ना कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, याद करनी है, तो वो हमें याद नहीं होती। लेकिन अगर हम ये कर लेना कि इसमें ये चीज़ तो आएगी ही नहीं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख ले, येस और नो करके, फ्लो चार्ट्स बना के उनका कंपैरिजन करके करते हैं, तो हमें वो चीज़ें ईजिली लर्न हो जाती हैं। Because examples are central to the concept attainment active, special attainment must be paid to their selection and sequential। इसमें ये बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंसेप्ट को समझने का तरीका इजी टू लर्न एंड यूज़ होता है वो है एग्जाम्पल्स के थ्रू। एग्जाम्पल्स में हमें येस और नो का कंपैरिजन होता है कि हम नेगेटिवली किसी चीज़ को ज़्यादा जल्दी अडेप्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव बिहेवियर के, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एटीट्यूड के। वैसे ही इसमें बोलता है कि अगर हम एग्जाम्पल्स के कंसेप्ट को लेके चलते हैं ना, तो उसमें हमारा सिलेक्शन और सिक्वेंशियल जो होता है वो बहुत ही ईजीली हो जाता है और हमें आसानी से समझ में आ जाती है सारी की सारी चीज़ें। इट इज़ एन इंडक्टिव स्ट्रेटेजी। Rather than telling students, it encourages students to find out what things have in common for themselves.
द पे ऑफ इज़ दैट स्टूडेंट्स रिमेंबर। तो इसमें ये बोलता है कि ये ना हमारी एक इंडक्टिव स्ट्रेटजी होती है। ये बजाय इसके कि हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि तुम्हें ऐसे करना, ये करना, वो नहीं, ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो खुद से फाइंड आउट करे कि इसमें क्या कॉमन है, उनके अंदर क्या डिफरेंट है, कि हम खुद से उसको याद करें। सबसे बेस्ट चीज़ इसमें ये होती है कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है, क्या याद किया है। तो ये चीज़ आ जाती है इंडक्टिव स्ट्रेटजी के अंदर। आइडेंटिफाई व्हाट यू थिंक आर द की कंसेप्ट्स इन ए यूनिट ऑफ स्टडी एंड डिसाइड वेदर और नॉट कंसेप्ट अटेनमेंट वुड बी द बेस्ट प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स टू गेन अंडरस्टैंडिंग। अगर स्टूडेंट कुछ समझना चाहते हैं, कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट के लिए बेस्ट प्रोसेस रहती है कंसेप्ट अटेनमेंट, ताकि वो खुद से ये आइडेंटिफाई कर सके कि उन्होंने जो की कंसेप्ट उठाए हैं, वो समझे हैं, वो उनके बिहाफ पे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे उनका साथ देती है। तो ये सारा आ जाता है कंसेप्ट अटेनमेंट के अंदर। व्हेन शोइंग एग्जांपल्स यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू शेयर एटलीस्ट 10 yes and no examples plus 3 or more testers. The more complex the concept for the learner, the more examples you should be prepared to share. इसका मतलब है कि अगर हम किसी को भी कोई कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, या कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, लर्नर्स को समझ नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एटलीस्ट 10 उसके एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिसमें येस एंड नो, पॉजिटिव और नेगेटिव वे दोनों के बिहाफ पे है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर किसी भी शेप में 3 साइड्स होंगी तो वो ट्रायंगल होगा। अब वो 3 साइड्स वाला तो अगर आ जाएगा तो हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगा, तो वो येस हो जाएगा। वहीं अगर सर्कल आ गया, 4 साइड्स आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, तो वो हमारा नो एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्योंकि उसकी साइड्स 3 नहीं है, वो नो एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाएगा। वो उस कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता जो हमने उसके ऊपर लगाई है। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि वो कंडीशंस सिर्फ सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, उनको टेस्ट भी करना चाहिए, उनको टेस्ट करके भी दिखाना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे रियल लाइफ से जुड़ जाएं और उनको हम कोरिलेट कर सकें, इंटर रिलेट करके स्टूडेंट्स के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है CAM फिट्स मोस्ट लॉजिकली इनटू इज क्रिटिकल थिंकिंग। CAM है यहाँ पे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग में फिट बैठता है। क्यों फिट बैठता है? क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनके सोचने का, समझने का। अगर हम कोई कंसेप्ट या कोई टॉपिक उनके सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो उस क्वेश्चन में से क्वेश्चंस पुट करना, वो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग करते रहते हैं उस टॉपिक के बारे में, तो वो अपने आप को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, अपने खुद के ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें कैसे अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करना है। तो इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग में ये बेस्ट फिट बैठता है मॉडल। उसके बाद आ जाता है इन ऑल ऑफ दिस दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द स्टूडेंट्स डिस्कस द हाइपोथेसिस एंड टू शेयर देयर थिंकिंग अबाउट हाउ दे गॉट टू व्हेन दे आर रिगार्डिंग देयर थिंकिंग। इसमें अब ये बात करता है कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, वो अपने तरीके से सोचता है, उसको जो एनवायरनमेंट दिया गया है, जो बैकग्राउंड उसका रहा है, तो उसी तरीके से उसके सोचने समझने की क्षमता होती है। तो इसीलिए इसमें बोला गया है कि वो हाइपोथेसिस मतलब बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हमें हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि स्टूडेंट्स का बिहेवियर या फिर उसकी थिंकिंग कैसे है। लास्ट पॉइंट है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट कीवर्ड है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग किसकी मॉडल से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखना। एंड सेंसिंग हाउ वी ऑल थिंक डिफरेंटली इज़ नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग, मोर इम्पोर्टेंटली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीइंग ए फेयर माइंडेड एंड ए क्रिटिकल थिंकर। जैसे अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, लेकिन हर किसी की थिंकिंग, सेंसिंग, हर एक चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक सोच होती है, एक समझ होती है। अगर हम कोई बात किसी के सामने रखते हैं, 2 बंदों के सामने अगर हमने कुछ बोला है, तो उनको समझने का, सीखने का और अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हर एक की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से सोचता है, समझता है, चीज़ों को अपने अंदर अडेप्ट करता है। तो इसलिए इसमें बोला गया है इट इज़ ए पार्ट ऑफ बीइंग ए फेयर माइंडेड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और ये हर एक के लिए एक फेयर माइंड है। ये नहीं है कि किसी का माइंड कैसे चलता है, किसी का माइंड कैसे चलता है। तो ये फेयरली डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव वे में सोचते हो या नेगेटिव वे में सोचते हो। वो हमारी पर्सनल इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी होती है, हर किसी की अपनी अपनी। सीक्वेंस के बाद इसके कुछ फेजेस होते हैं। हमारे पास 3 फेजेस होते हैं इसके। फर्स्ट फेज में क्या बोला जाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट। सेकेंड फेज हमारा होता है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट एंड द थर्ड वन होता है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज।
सबसे पहले हमारे सामने जो डाटा प्रेजेंट किया गया है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन कंसेप्ट्स को समझते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में कुछ नए आइडियाज़ डेवलप करते हैं कि भाई इस कंसेप्ट या सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने समझा है उससे रिलेटेड मेरी क्या थिंकिंग है, मेरे कौन से नए थॉट्स डेवलप हुए हैं, नए नए आइडियाज़ कौन कौन से जनरेट हुए हैं मेरे माइंड के अंदर। तो ये चीज़ होती है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंसेप्ट। उसके बाद सेकंड फेज में आ जाता है टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट। मतलब अब हमारे जो नए थॉट्स, नए आइडियाज़ जो भी हमने अपने माइंड के अंदर जनरेट किए हैं, सोचा है, जिस डाटा के बारे में समझा है उसको लेके, उसके ऊपर अब टेस्टिंग की जाती है, उसका एक टेस्ट लिया जाता है अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट। मतलब अब हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी थिंकिंग है वो उस कंसेप्ट से रिलेटेड है या नहीं है, वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में है, उसको हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, उसको लेके हमारी जो थिंकिंग है वो हमें किस लेवल तक लेके जाएगी, ये सारा आ जाता है कि हम उसको टेस्ट करते हैं अब कि हमारी जो अप्रोचेज़ हैं वो सही है या गलत है, किस वे में डिपेंड करती है, नेगेटिव वे में या फिर पॉजिटिव वे में। एंड द थर्ड फेज आ जाता है हमारा एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। अब हम उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम करते हैं कि हमने जितना भी अपनी थिंकिंग के एनालिसिस पे काम किया ना, वो स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी थी, या फिर हमें किन किन स्ट्रेटजीज़ पे अभी और काम करना बाकी है, कि हमारी जो, अगर हम पॉजिटिव वे में हमने अच्छा काम किया तो हमें उसको और इम्प्रूवमेंट पे करना, और अगर नेगेटिव वे में जा रहे हैं हम तो उसमें कहाँ कमी रहेगी, हमें कहाँ सुधार करना है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स और चाहिए हमें, ये सारा आ जाता है एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज़। हमें कौन कौन सी नई स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करनी चाहिए जिससे हम और बेस्ट से बेस्ट कर सकें अपना, तो ये चीज़ें आ जाती हैं तीसरे फेज में, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजीज। सेकंड मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, AOM. It is developed by David Ausubel as part of his theory of meaningful learning. It is a teaching strategy that helps students integrate new information with their existing knowledge by presenting a structured framework, advanced organizer, before introducing new content. इस मॉडल में क्या होता है ना कि ये हमारी जो पहले एग्जिस्टिंग वाली नॉलेज है ना, उसके साथ एक नई इन्फॉर्मेशन को लिंक अप करके, एसिमुलेट करके, तो हमारे नई चीज़ें हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाती है एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के थ्रू। उसको किसी नई कंटेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे काम करने के लिए कि हमें हमारी नॉलेज हमारे पास है, वहीं अगर हमें कुछ नया, कहीं नई इन्फॉर्मेशन या नया टॉपिक दिया जाता है तो हम उन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे मिक्सअप करें, ताकि हम उसमें से एक नया कंटेंट जनरेट कर सके या फिर कुछ एक नया पैटर्न वहाँ से इन्वेंट कर सके। टू ब्रिज द गैप बिटवीन प्रायर नॉलेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। इस लाइन में भी यही बोला कि एक ब्रिज के जैसा काम करता है नई नॉलेज के बीच में और प्रायर नॉलेज के बीच में ये मॉडल। जैसे हमारे पास पहले हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो भी रही है, उसके बाद एक ब्रिज के थ्रू, एक ब्रिज के जैसा कोई गैप है ना बिटवीन, तो उनके बीच में ये काम करता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड कंटेक्चुअलाइजिंग इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज और कंटेक्चुअलाइज करके उस इन्फॉर्मेशन में से हम जो सीख रहे हैं वो ना मीनिंगफुल होना चाहिए, हमारे लिए यूज़फुल होना चाहिए, तो उस चीज़ को भी एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल अप्लाई करता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द टीचर प्रोवाइड्स एन एडवांस ऑर्गेनाइजर इन द इंट्रोडक्टरी मैचिंग बिफोर प्रेजेंटिंग द मेन लेसन। कि एक टीचर कुछ भी रिप्रेजेंट करने से पहले ना एक एडवांस ऑर्गेनाइजर के जैसा होता है कि वो हर एक चीज़ को प्रेजेंट करने से पहले, कुछ भी रिप्रेजेंट करने से पहले खुद से एक उसको ये समझना होगा कि ये कितना यूज़फुल है बच्चों के लिए, कितना मीनिंगफुल लर्निंग है, इससे बच्चे किस लेवल तक आगे अपने करियर में, फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, या फिर अपने बिहेवियर में, अपनी पर्सनैलिटी में, डिसिप्लिन में कहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि टीचर हमेशा एक एडवांस ऑर्गेनाइजर की तरह ही नॉलेज प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को, कोई भी मेन लेसन रिप्रेजेंट करने से पहले या फिर प्रेजेंट करने से पहले। यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनाइजर का मोस्टली जो मीनिंग है ना, उसका मतलब ये है कि हर एक टीचर के पास एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होना चाहिए किसी भी चैप्टर को रिप्रेजेंट करने से पहले, किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले। तो इसलिए इसको यहाँ पे बोला गया है एडवांस ऑर्गेनाइजर, कि उसे पहले से ही एडवांस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इसके कुछ स्टेप्स है स्पेसिफिक, लाइक फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, कि सबसे पहले तो उसे अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। लाइक अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ तो मेरे को पहले ये सभी स्टूडेंट्स के सामने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा कि मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगी, या फिर मेरी स्टडीज़ ये है, मेरा बैकग्राउंड ये है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है सबसे पहले।
उसके बाद प्रेजेंट एन ओवरव्यू और फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द न्यू टॉपिक। अगर वो कोई भी न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहा है या जा रही है तो उसके पास एक ओवरव्यू होनी चाहिए, एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कि आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, कि अगर जो लर्निंग मटेरियल उसके पास है जिसमें से वो सिखाना चाह रही है, समझाना चाह रही है, वो एक पीपीटी के थ्रू होएगा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा, पावर पॉइंट में होएगा, बुक्स में से होएगा, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि उसका मटेरियल कौन सा रहेगा। टीच द मेन कंटेंट यूजिंग द एडवांस ऑर्गेनाइजर एज ए गाइड। एज ए गाइड मतलब उसे जो मेन कंटेंट यूज़ करना है ना, वो अपने इंट्रोडक्टरी मैचिंग पार्ट्स के थ्रू उसको रिवाइज करवाएगा। उनका बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की मेन ध्यान में रखेगा कि बच्चों को किस वे से पढ़ाना है, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल कैसे हो सकता है। जैसे स्ट्रेंथिंग कनेक्शंस लाइक एक्टिवली री इन्फोर्स लिंक्स बिटवीन द स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, द ऑर्गेनाइजर एंड द न्यू कंटेंट। मतलब कि बच्चों के पास पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी थी और नया टॉपिक क्या है, और उन दोनों को लिंक करने का, इंटरलिंक कैसे कर सकता है कोई टीचर, ये डिपेंड करता है। और ऑर्गेनाइजर यहाँ पे टीचर को ही बोला गया है कि एज ए एडवांस ऑर्गेनाइजर वो बिहेव करता है स्टूडेंट्स के बीच में। जैसे हमारे CM के 3 फेज थे वैसे ही AOM के भी हैं। इसमें फर्स्ट वन है एडवांस ऑर्गेनाइजर। एडवांस ऑर्गेनाइजर के पास हमारी क्या होती है, प्रायर नॉलेज होती है कि हमने पहले क्या सीखा है। कि अगर मान लो हमारे सामने एक वर्ड, कोई भी वर्ड बोला जाए, जैसे एनवायरनमेंट बोला जाए, तो एनवायरनमेंट के बारे में हमने अभी तक क्या क्या समझा है, क्या क्या पढ़ा है। जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ भी हो जाते हैं, डिजास्टर्स भी होते हैं, न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो डिपेंड करता है कि हमने उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है, हमारे पास कौन सी नॉलेज है जो हम उसको यूज़ कर सके। तो वो आ जाता है हमारा प्रायर नॉलेज में। और एडवांस ऑर्गेनाइजर को गाइड कौन करता है, एक टीचर गाइड करता है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, कि हम जिन एक्टिविटीज़ से हम सीखेंगे ना, उन इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करें, कैसे उसको मैनेज करें, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो इन दोनों को मिक्सअप करके सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, न्यू नॉलेज आ जाती है। हमारी एक्सपीरियंस और प्रायर नॉलेज को और ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन को लिंकअप करके हमें जो नई टर्म मिलती है वो है न्यू नॉलेज, कि रिसीव और क्रिएट न्यू इन्फॉर्मेशन, जिससे हम इन सब को क्रिएट करके अपनी एक नई इन्फॉर्मेशन, नई क्रिएटिविटी का इन्वेंट करते हैं। तो वो चीज़ आ जाती है हमारी नई नॉलेज के अंदर। उसमें से कुछ नया पैटर्न निकल के आता है, कुछ नए थॉट्स और आइडियाज़ हमारे माइंड में जनरेट होते हैं। उसके बाद जैसे फर्स्ट फेज़ आ जाता है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजर, भाई कि हमारे प्रायर नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। फेज़ 2 आ जाता है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग टास्क। अब हमें जो टास्क प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हमें दी गई थी, उनको हमें सीखना, ऑर्गेनाइज करना, इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करना, ये सारा फेज़ 2 में आ जाएगा। एंड सबसे लास्ट में फेज़ 3 में आ जाएगा स्ट्रेंथिंग कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने जो 2 फेजेज़ में सीखा है उसको यूज़ करके हमें अपनी आने वाली इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को और अच्छे से क्रिएट करना है, क्रिएटिविटी लेके आनी है, क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर देना है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड फेज़ के अंदर। तो आज के लिए सिर्फ ये 2 ही मॉडल्स। अब हम नेक्स्ट मॉडल्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। राधे राधे।